बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि एक सेल का बहुत अहम हिस्सा है। जेल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोसोल सोलबल पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोलबल पोर्शन जो होता है हम उसे साइटोसोल कहते हैं। इसकी हम कंपोजिशन देखते हैं। वाटर 65% होता है, प्रोटीन 18% होती है, इसमें फैट 10% होती है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है और अदर ऑर्गेनिक 1% और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 1% होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलिज इज़ प्रेजेंट, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, वो सब ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी फ़िज़िकल नेचर के बारे में बात करते हैं, जो कि कलरलेस भी हो सकता है और ग्रेश कलर में भी हो सकता है। इसकी फ़िज़िकल नेचर के हवाले से मुख्तलिफ़ साइंसदानों की मुख्तलिफ़ राय है, जैसे कि रेटिकुलम थ्योरी पेश की गई थी, फिर एल्वियोलर थ्योरी पेश की गई थी, फिर ग्रैन्युलर और फिर फाइब्रिल थ्योरी पेश की गई थी। इन चारों थ्योरीज को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया था साइटोप्लाज्म के बारे में। रेटिकुलम थ्योरी के बारे में देखते हैं तो रेटिकुलम ऑफ फाइबर, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स है वो रेटिकुलम ऑफ फाइबर, यानी कि फाइबर का एक जाल बना हुआ आता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे फाइबर के जाल बुने हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर हम एल्वियोलर थ्योरी की बात करें तो इसमें बताते हैं कि मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट बबल्स। इसके मुताबिक यानी कि मैट्रिक्स जो है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बबल्स मौजूद होते हैं। अगर ग्रैन्युलर थ्योरी की बात करें तो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्रैन्यूल्स, दाने छोटे और बड़े साइज़ के, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर छोटे और बड़े साइज़ के दाने मौजूद होते हैं, जिसे हम बायोप्लास्ट कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं छोटे छोटे दाने मौजूद हैं। बाद हम फाइब्रल थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें मैट्रिक्स जो है फाइब्रल स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, यानी कि उसके अंदर जो कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड, वो फाइब्रल शेप में होते हैं। फ़िज़िकल नेचर के बाद हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। केमिकल कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फ़र से मिलकर बना होता है और छोटे अमाउंट में भी हमारे पास कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिसमें पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि बहुत छोटे हिस्से में मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें वाटर और साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स वगैरह मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम देखते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये बहुत ही अहम सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज वगैरह या फंक्शंस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसा कि ग्लूकोज। उसके बाद हम लिपिड की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ये साइटोप्लाज्म का, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में बहुत अहम रोल अदा करता है। और रिज़र्व एनर्जी सोर्स, यानी कि ये फैट की सूरत में साइटोप्लाज्म के अंदर रिज़र्व एनर्जी सोर्स बन जाता है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो एनर्जी सप्लाई करता है। उसके बाद प्रोटीन, जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, डिफरेंट एंजाइम बनाती है और ये ह्यूमन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर तकरीबन 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। और प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड का होता है। विटामिन्स भी इसमें मौजूद होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के लिए ज़रूरी होते हैं।
हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसिस कराते हैं मैसेंजर आरएनए की। कुछ एग्जांपल हैं इसमें एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन वगैरह। उसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी सेल के अंदर मौजूद होता है, जो कि सेल की शेप को, शक्ल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की फंक्शन की बात करते हैं। इसमें इसका अहम फंक्शन होता है कि इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है दो डिफरेंट कंपाउंड्स में।